हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। और ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लेक्चर ऑनलाइन क्लासेस में भी जाएगा। ऑनलाइन क्लासेस के लिए ही ये रिकॉर्ड हो रहा है। हो सकता है इसको मैं ब्लैक डायमंड चैनल में डाल दूं, यूट्यूब चैनल में डाल दूं। तो मैं प्रीवियस क्लासेस में रॉक मैकेनिक्स का जो एडवांस टॉपिक्स है उसको अभी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इससे पहले हम लोगों ने रॉक मैकेनिक्स डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 तो पढ़ ही चुके हैं। यानी डीजे देशमुख में जितने आपके रॉक मैकेनिक्स है, ईएमटी इसको बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी, वॉल्यूम 1 में जो चैप्टर नंबर 9 है, उसमें जितने रॉक मैकेनिक्स हो उसको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और ये आपका बेसिक लेवल का है, इसमें बहुत सारे एडवांस टॉपिक नहीं दिए हुए हैं। बहुत सारे ऐसा साइड बुक है जिसमें बहुत सारे एडवांस टॉपिक हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, जो आपको डीजे देशमुख के किताबों में या बेसिक्स किताबों में नहीं मिलता। तो अभी हम लोग एडवांस वर्जन पढ़ रहे हैं। रॉक मैकेनिक्स का बेसिक ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं और एडवांस वर्जन का भी पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने रॉक मैकेनिक्स के बहुत सारे टर्म को कवर किया था। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्रीवियस वीडियो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, पहले उसको देख लीजिए फिर इस वीडियो को देखिएगा। इसके बाद अब आज हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं जिसमें रॉक मैकेनिक्स के और भी ज्यादा एडवांस जो टॉपिक्स हैं उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग आते हैं डायरेक्टली टॉपिक पे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है, इससे पहले अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। कोर्स लेना चाहते हैं तो आपके पास अभी लास्ट मौका है। इसमें आप कैसे इंस्टॉल करेंगे, तो प्ले स्टोर पे जाके ब्लैक डायमंड एप्लीकेशन सर्च करेंगे। ब्लैक डायमंड का ये ऐसा लोगो आपको दिखाई देगा। ठीक है, 5 स्टार रेटिंग के साथ ये आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। इसको आप इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद अगर आप चाहें तो कोर्सेस ले सकते हैं, जिसमें एमसीएल और एसएससीएल बैच C16 ऑलरेडी चल रहा है। इसमें वीडियो लेक्चर से लेके एमसीक्यू से लेके सब कुछ कराया जाता है। बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल सब कुछ पढ़ाया जाता है। और इसमें जाके आप कुछ डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हैं और चाहे तो कंटेंट भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। फोल्डर्स अभी ओपन है, कंटेंट्स आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें कवर्ड है। साथ ही साथ इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज में लगभग 70 टेस्ट आपको मिलेंगे। फिलहाल अभी 35 के आसपास टेस्ट डाला हुआ है। और अगर आप सिर्फ टेस्ट देना चाहते हैं कि मुझे कोर्स नहीं करना है, सिर्फ टेस्ट देना, तो सिर्फ टेस्ट सीरीज माइनिंग सरदार ओवरमैन का ले सकते हैं, जिसका प्राइस फिलहाल 800 रुपया है। आने वाले टाइम में ये टेस्ट सीरीज का प्राइस बढ़ने वाला है और ये जो बैच है इसको जिसमें ज्वाइनिंग में क्लोज करने वाला हूं। तो अगर लेना चाहते हो जल्दी ले लीजिएगा। चलिए आते हैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो रॉक की बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, उसमें से कुछ अलग टाइप के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा टर्म है बल्क डेंसिटी। तो डेंसिटी और पोरोसिटी वाले जो टॉपिक्स है, इसमें हम लोग का जो सबसे पहला आता है वो आता है बल्क डेंसिटी। अब ये बल्क डेंसिटी क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखिए ऐसा है कि एक मान लीजिए एक पत्थर को हम जमीन से खोद के निकाले। हम एक पत्थर को जमीन से खोद के निकाले। अब उस पत्थर में बीच में बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं। उस छेद में कहीं पे हवा भरा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है कि जो रॉक है, रॉक में अंदर हवा भरा हुआ है, कहीं पे गैप है, कहीं पे आपका पानी भरा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी चीजें इसके अंदर में भरी हुई है। तो इसके चलते इसका एक वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है। अगर इसमें से हवा और पानी निकाल दे तो हो सकता है इसका वॉल्यूम कम हो जाए, हो सकता है इसका वेट जो है, एक्चुअल वेट जो सॉलिड मास का है, वो कम निकलेगा। ठीक है, तो बल्क डेंसिटी इसी को बोलते हैं, इसके रेशियो को बोलते हैं। बल्क डेंसिटी मतलब होता है कि जो इसका टोटल वेट है सॉलिड मास का और टोटल वॉल्यूम है इसका, ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होता है इसको हम लोग बल्क डेंसिटी कहते हैं। इसका रेशियो को बल्क डेंसिटी कहा जाता है। तो बल्क डेंसिटी क्या होता है, जब कोई भी पत्थर का हम टोटल वेट, उस पत्थर का टोटल वेट कितना है, टोटल वॉल्यूम, इसका रेशियो निकालते हैं, उसी को हम लोग बल्क डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है हमारा ड्राई डेंसिटी। ड्राई डेंसिटी क्या होता है, तो ड्राई डेंसिटी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, तो जैसे मान लीजिए कोई पत्थर है, ठीक है, या कोई मिट्टी है, तो हम क्या करते हैं उस पत्थर को या उस मिट्टी को पहले सुखा देते हैं। ठीक है, उस पत्थर को या उस मिट्टी को पहले हम क्या करते हैं, पहले सुखा देते हैं और सुखाने के बाद उसका वजन नापते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बल्क डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, जिसमें बेसिकली मिट्टी है, हवा है, पानी है, ये सब चीजें निकल जाती है जब हम उसको ओवन में गर्म कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई मिट्टी लेके गए हैं, हम मान के चलिए कोयला का कोई सैंपल लेके जा रहे हैं। हम अपना कोयला का सैंपल में लैब में लेके जा रहे हैं ताकि हम इसका ग्रेड का टेस्ट कर सकें और कंज्यूमर से उस कोयले को सही दाम पे खरीद सके। तो इसके लिए हम कोयला का सैंपल जमीन से उठाते हैं और लेके जाते हैं। उसके बाद उसको पाउडर वगैरह बनाने के बाद इसको हम लोग ड्राई करते हैं। और ड्राई करते हैं तो इसका मतलब उसको ओवन में थोड़ा सा गर्म करते हैं, जिसके कारण उसमें जो मॉइस्चर होते हैं वो मॉइस्चर इसमें से निकल जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ड्राई डेंसिटी। जब हम उसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं, उसके मॉइस्चर को निकाल लेते हैं, तो ये ड्राई डेंसिटी बताता है कि उसका जो डेंसिटी है
वो ड्राई फॉर्म में कितना होता है। तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका होता है कि जो वेट ऑफ सॉलिड है बाय टोटल वॉल्यूम है, इसी को हम लोग इसी रेशियो को बोलते हैं ड्राई डेंसिटी। ठीक है, ये सब कुछ ऐसे चुनिंदा टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अगर आपका किस्मत अच्छा रहा खराब रहा, इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको हम लोग कवर करते चलेंगे। इसके बाद होता है वॉइड रेशियो। आखिर ये वॉइड रेशियो क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो आपका पत्थर होता है ना, जो हमारा पत्थर होता है, तो मिट्टी है पत्थर के अंदर, ऑब्वियस बात है मिट्टी से मिलकर बना हुआ है, तो मिट्टी के कणों के बीच में बहुत सारे गैप होता है, बहुत सारे गैप होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वॉइड्स। क्या बोलते हैं इसको, इसको वॉइड्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये जो खाली जगह दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं वॉइड्स। तो एक पत्थर में कितना वॉइड है, इस रेशियो को निकालना होता है, तो उसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं वॉइड रेशियो। ठीक है, सॉलिड में जो वॉइड्स होते हैं उसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं वॉइड रेशियो। वॉइड रेशियो कैसे निकाला जाता है, तो सिंपल है, हम लोग क्या करते हैं, जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स जो आपके छेद हैं उसका जितना वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ रॉक, वॉल्यूम ऑफ रॉक, इसका जो रेशियो निकालते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं वॉइड रेशियो। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट पे हम लोग कूदते हैं। अगला पॉइंट है पोरोसिटी, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा है। आपको लगता है कि एडवांस टॉपिक आपसे नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि ऐसा नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि पहले ऐसा पूछा था, इस बार ऐसा पूछा था, उस बार ऐसा पूछा था। तो सबसे पहली बात तो आप अपने आप को बाबा मानना छोड़ दीजिए, क्योंकि बाबू एग्जामिनर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्या लगता है और आपको क्या नहीं लगता है। एग्जामिनर को फर्क पड़ता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं और उसके अंदर अंदर में कौन कौन से चीजें हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण रखती है, आपके कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। इसीलिए आप ये सब चीजों को पढ़ के चलेंगे। पोरोसिटी से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, पोरोसिटी क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, पोरोसिटी का मतलब होता है कि जैसे एक आपका, मान के चलिए एक पत्थर है, उस पत्थर में बहुत सारे छोटे 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 छेद, जिस छेद में से पानी एक जगह से दूसरे जगह पास हो पा रहा है, जिस जगह में से जो पानी है ना, वो एक जगह से दूसरे जगह पास हो पा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं पोरोसिटी। ठीक है, और परमेबिलिटी क्या होता है, परमेबिलिटी अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक, पोरोसिटी मतलब जो छोटे छोटे छेद होते हैं, चाहे उसमें से पानी पार करे, चाहे उसमें से आपका तेल पार करे, चाहे कोई भी हाइड्रोलिक फ्यूल पार करे, या कोई भी हाइड्रोलिक चीजें उसमें से क्रॉस करे, उसी को हम लोग पोरोसिटी बोलते हैं। पोरोसिटी बेसिकली रेशियो हो जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, कितना वॉइड्स है, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपके छेद हैं, जो वॉल्यूम वॉइड्स हैं उसी में से पास करेगा। तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ रॉक, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ रॉक, इसको हम लोग पोरोसिटी कहलाता है। ठीक है ना। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ऊपर में भी आप पढ़े होंगे वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स बाय वॉल्यूम ऑफ रॉक, लेकिन ऊपर में क्या था, रॉक का टोटल ना लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए पूरा का पूरा चट्टान का हम वजन नापेंगे, तो पूरा का पूरा चट्टान का हम वॉल्यूम निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे सैंपल का वॉल्यूम लेते हैं, छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उस टुकड़ा में से जो वॉल्यूम निकलता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिकली इंटरकनेक्टेड फोर्स होते हैं, मतलब कि एक दूसरे के अंदर में छोटे छोटे छेद रहते हैं, जिसमें से पानी एक जगह से दूसरे जगह पास करता है। हमको उम्मीद है कि ये आपको समझ में नहीं आया होगा, तो एक बार हम आपको सिंपल साधारण तरीका से समझाते हैं। देखो भाई, जमीन के नीचे पत्थर जैसे तैसे होता है, मान लीजिए ऐसे टाइप के पत्थर है, हम उसको जूम करके दिखा रहे हैं। तो अब इसमें क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक ठो छेद है, फिर एक ठो बगल में छेद है, फिर एक ठो यहाँ पे छेद है, फिर एक ठो ऐसे छेद है, फिर एक ठो ऐसा छेद है, फिर छोटा छेद है, छोटा छेद है, फिर बड़ा छेद है, फिर इधर एक तो होल है, इधर एक तो होल है, इधर इधर पोर्स है, इधर पोर्स है, इधर पोर्स है। तो ये सब मिला के हमारा क्या हो जाएगा, पोरोसिटी। अब अगर इसमें से कोई पानी चाहेगा पास करना, तो ये पानी यहाँ जाएगा, ठीक है, फिर इस छेद में जाएगा, फिर इसमें से यहाँ बहेगा, फिर यहाँ बहेगा, हो सकता है यहीं का यहीं जमा हो जाए और आगे ना जाए, या हो सकता है कि ये पूरा पूरी ऐसे करते 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 पास कर जाए। इसी छेद को हम बोलते हैं पोरोसिटी नेचर। ये पत्थर का एक नेचर होता है, इसमें बहुत सारे पत्थर के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, इसमें से वो जो पानी है वो क्रॉस करता है, पार करता है, एक दूसरे को पार करता है। ठीक है, तब भी हम माइनिंग करते हैं, तब भी हमको जब ऐसा पत्थर मिलता है तो उस पत्थर से हमारा पानी लगातार रिसता रहता है, पानी का सीपेज होते रहता है। वो इसलिए होता है क्योंकि उस पत्थर में पोरोसिटी प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल अगर आप कोल माइंस में काम करते हैं तो अक्सर आप सैंडस्टोन में ऐसे पानी का रिसना और बहना देखे होंगे। तो इसी ये प्रॉपर्टी जो रहता है वो पोरोसिटी के कारण ही फ्लो करता है।
ठीक है। तो पोरोसिटी जब निकालना होता है हम छोटा सा एक टुकड़ा लेके इसका सैंपल लेते हैं और हम क्या निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है उस पर्टिकुलर सैंपल में, और उसका वॉल्यूम ऑफ रॉक का जो सैंपल लिए हैं उस सैंपल का वॉल्यूम कितना है, ऐसे निकाल के हम पता करते हैं कि पोरोसिटी कितना होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट क्या होता है, तो बेसिकली जितना पानी का मात्रा है या जिसमें मॉइस्चर का मात्रा जितना है उसी मात्रा को निकालने के लिए हम लोग वाटर कंटेंट निकालते हैं, उसी मात्रा को निकालते हैं हम लोग वाटर कंटेंट से। वाटर कंटेंट कैसे निकालते हैं, तो किसी भी वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड, ठीक है, उसमें कितना पानी है कितना मॉइस्चर है डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉलिड रॉक मास कितना है, उसी के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, मॉइस्चर कंटेंट कहते हैं या वाटर कंटेंट कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अब ये क्या चीज है मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये रॉक मैकेनिक्स के परिप्रेक्ष्य में कह रहा है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, तो इसको मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ, समझिएगा। देखिए ऐसा है कि मान लीजिए आप घर गए, गर्मी से धूप से घर गए, धूप से घर गए तो धूप में रहे थे बहुत देर, तो आपको प्यास लग गया, तो घर जाके आप बोले कि यार एक काम करो ना, थोड़ा सा हमको एक गिलास शरबत दे दो। तो वो क्या किया, एक गिलास में पानी लिया, पानी लेने के बाद इसमें जो डालना था रसना वसना डाला, और उसके बाद इसमें चीनी डाला, कुछ मात्रा में क्या डाला, वो चीनी डाला, शुगर डाला, एक चम्मच चीनी डाला, घोला, फट से घुल गया, आपको दे दिया। आप बोले कि यार एक काम करो ना, इसमें तब तक चीनी डालते रहो जब तक घुलता रहे, जब घुलना बंद हो जाएगा तब आप दे दीजिएगा। तो फिर इसमें एक चम्मच चीनी डाला था, फिर एक चम्मच और डाल दिया, फिर घोला, देखा घुल गया, फिर एक चम्मच और डाल दिया, फिर देखा घुल गया, फिर एक चम्मच और डाल दिया, फिर घुल गया, फिर एक चम्मच और डाला। अब देख रहा है कि अब हम एक और चम्मच डाल रहे हैं तो हमारा चीनी घुल नहीं रहा है यार, हम कितनों देर इसको अच्छे से घोल रहे हैं, ये घुल नहीं रहा है। अब हमारा चीनी इस गिलास के पानी में घुल नहीं रहा है। तो क्यों नहीं घुल रहा है, क्योंकि इस गिलास के पानी में जो पानी है वो सेचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुका है, यानी वो पानी जो है वो सैचुरेट हो चुका है, अब उसमें कुछ भी घोलने की क्षमता नहीं है। जैसे आपको बोलते हैं ना कि यार मेरा जो सहने का सीमा है वो खत्म हो गया भाई, अब अगर कोई हमको कुछ बोला ना तो हम तो चीर देंगे, फाड़ देंगे, कि हमारा जो सहने का शक्ति था वो खत्म हो गया। तो सेचुरेशन इज द शक्ति, ठीक है, सेचुरेशन इज द शक्ति, कि मतलब भैया अब बस निपट गया, अब खत्म हो गया, अब इससे ज्यादा अगर कुछ करता है तो अब नहीं हो पाएगा हमसे। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मतलब भी वैसा ही होता है, डिग्री ऑफ सेचुरेशन का मतलब भी वैसा ही होता है, ठीक है, कि जितना मात्रा में वो हवा और पानी उसके अंदर घुल सकता है। यानी कि एक मान लीजिए पत्थर है, जैसे एक पत्थर है, एक सेकेंड, जैसे मान लीजिए एक पत्थर है, उस पत्थर में बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं जिसमें हवा और पानी जमा रहता है, उसमें पानी रहता है और कुछ मात्रा में हवा इसमें जमा रहता है। तो हवा पानी जितना मैक्स टू मैक्स इसके अंदर समा सकता है समा गया है, अब नहीं समा पाएगा। ऐसे जगह, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। ऐसे पॉइंट को हम लोग डिग्री ऑफ सैचुरेशन कहते हैं। इसका रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को नापते हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस एयर, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस एयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ जो हमारा वॉइड्स है, इसको देखते हैं, इसी के रेशियो को कहते हैं हम सैचुरेशन, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया बाबू। अब आते हैं सबमर्ज डेंसिटी। सबमर्ज डेंसिटी क्या होता है गुरु, बहुत मस्त चीज है, समझाते हैं आपको, ठीक है। जैसे हम आपको एक पॉइंट समझाते हैं, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, नेट धीरे चल रहा है क्या यार? जैसे आपको मैं बता रहा हूं कि यार पानी के अंदर आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, आप ना एक बार जमीन में जंप मारो, जंप मार लिए, तो आप जंप मारे होगे, फिर आप गिरे होगे जमीन पे, ठीक है। लेकिन यही वाला आप जब पानी के अंदर जंप मारोगे ना, तो पानी के अंदर आप देखोगे आप थोड़ा सा धीरे गिर रहे हो, है ना, थोड़ा सा धीरे गिर रहे हो, पानी के अंदर आप हल्का हो गए हो। पानी के अंदर कोई चीज है, अगर आप उसको खींच के निकाल रहे हो तो आपको वजन कम लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल कुआं से जब पानी खींचते थे गाँव में हम लोग, तो हम लोग क्या करते थे, बाल्टी कुआं में पूरा घुसा देते थे,
तो जब तक पानी के अंदर है बाल्टी तब तक खींच रहा है तो मजा आ रहा है कि वो हल्का हल्का है, हल्का हल्का है। लेकिन जैसे ही वो पानी के बाहर आया, हमारा हालत खराब होना चालू हो जाता था कि यार बहुत भारी है भाई, बहुत भारी। दोनों हाथ से जोर लगा के खींचने से रस्सा से खींचते थे। अगर आप गाँव में होंगे तो मेरी बातों को समझ रहे होंगे, नहीं होंगे गाँव में तो भाई स्विमिंग पूल होगा ना, उसमें कूदे होंगे, उठे होंगे, तो पानी के अंदर आप हल्के लगते हैं, पानी के बाहर आप भारी लगते हैं। तो कोई भी जो मटेरियल होता है, कोई भी जो पदार्थ होता है, कोई भी जो रॉक होता है, वो पानी के अंदर हल्का लगता है, पानी के बाहर भारी लगता है। तो बेसिकली आपका जो सबमर्ज डेंसिटी होता है ना, वो पानी के अंदर का डेंसिटी होता है। यानी कि पानी के अंदर जो भी रॉक है उसके डेंसिटी को जब हम निकालते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं सबमर्ज डेंसिटी। जितने भी शब्द हैं इन शब्दों का मतलब आप जानिए, इन शब्दों के मतलब को डेफिनेशन बना के आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अगर आपको मतलब पता रहेगा तो आप आराम से बना लेंगे। तो कुल मिलाकर के पनिया के अंदर जो वजनवा रहता है, buoyancy के कारण, बेयोंसी के कारण, बेयोंसी बोलते हैं। बेयोंसी मतलब पानी के अंदर बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो हल्की पाई जाती है। बेयोंसी नाम के एक वैज्ञानिक थे, पागल, उन्होंने इसका सर्च किया था कि पानी के अंदर चीजें इतनी हल्की हो जाती है, इतनी इसका वजन कम हो जाता है, ये सब सब। ठीक है, तो उसी को बेयोंसी फोर्स कहते हैं। तो ये बेसिकली आपका, ठीक है, सबमर्ज डेंसिटी जो होता है, ये आपका पानी के अंदर का जो डेंसिटी होता है उसी को हम लोग सबमर्ज डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो आपका नॉर्मल है और वाटर का डेंसिटी इसमें कम माइनस कर देंगे तो हमारा निकल जाता है। खैर इस सब क्वेश्चन कभी पूछा नहीं है, लेकिन टर्म आपसे पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, टर्म इंपॉर्टेंट है। ओके, मेरे को एक बार देखने दो। मैंने बल्क डेंसिटी पढ़ा दिया, ड्राई डेंसिटी, सैचुरेटेड डेंसिटी, सबमर्ज डेंसिटी, वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, वाटर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, ओके। अब हमको क्या पढ़ाना है, क्या बचा हुआ है? अब आपका बचा हुआ है परमिबिलिटी। ओके, कुछ छूटा है क्या? नहीं, ठीक है। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको समझाने की जरूरत तो नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ, एक सिंपल सा तरीका। देखिए ऐसा है कि जो पानी होता है ना, हमारा पानी, पानी में हम कोई चीज रखते हैं, ठीक है, और उसका जितना वजन है और नॉर्मल जो हमारा बाहर जितना वजन है, वो दोनों वजन के कंपैरिजन से हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालते हैं। ठीक है ना? तो बेसिकली स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम लोग ऐसा कर सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू दैट इन वाटर। मतलब एक सॉलिड उठाएं, उसको पहले पानी में रखें और उसका वजन किए। तो पानी में फॉर एग्जांपल इसका वजन था आपका 800 केजी, ठीक है। इसके बाद उसको हम बाहर निकाल के नॉर्मली वजन किए, है ना, तो इसका वजन आपका आ गया फॉर एग्जांपल 1200 केजी। तो इन दोनों का जो रेशियो है यही इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगा। इसको 400 लिख लेते हैं ना सुविधा के लिए, है ना, फिर ही हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो इसी तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैसे निकालते हैं मैं आपको एक बार बताता हूँ, समझो समझो। अगर आपसे कभी ऐसा पूछ दे स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालो, आपसे बोले कि भाई एक ठो कोई तो रॉक है, कोई एक ठो पत्थर है, उस पत्थर को हम जब पानी में डुबा के नापे, पानी में जब उसको हम डुबाएं, पानी के ऊपर जब हम उसका वजन नापे, तो उसका वजन आया आपका, मान लीजिए 500 ग्राम। एक पत्थर, छोटा सा पत्थर का टुकड़ा उठाएं और पानी में डाल के इसका वजन नापे तो हमारा आया 500 ग्राम। यही वाला जो रॉक था, यही वाला जो पत्थर था, इसको हम लोग नॉर्मल एक जगह पे नापे। नॉर्मल मतलब हमारा जैसे घर के बाहर है, घर के मतलब पानी के बाहर कहीं भी हम उसको एक तराजू में तौल रहे हैं, वजन नाप रहे हैं, ठीक है। तो इसका जब हम नॉर्मल वेट नापे तो हमारे ये आ गया, मान लीजिए 2500 ग्राम। ठीक है, 2500 ग्राम आ गया। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये रेशियो। तो अब हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी बेसिकली रेशियो है, किसका किसका रेशियो है? वेट ऑफ, वेट ऑफ द रॉक मास, जो उसका नॉर्मल वेट जो है, ठीक है, जो नॉर्मल वेट है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ रॉक इन पानी, है ना, पानी के अंदर जो उसका वेट था। तो हमने देखा कि इसका 2500 था ऊपर में, ठीक है, और पानी के अंदर में उसका वजन था 2500, सॉरी 500। अब हम इसको काटेंगे तो 0 0 कटा, 0 0 कटा 5, यानी कि ये हो गया आपका 5 का स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। चूंकि स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट नहीं होता है तो ये 5 हो गया इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, यानी जो पत्थर है बहुत ज्यादा भारी पत्थर है, बहुत ज्यादा भारी, बहुत ज्यादा हार्ड पत्थर है। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता दिया, स्पेसिफिक ग्रेविटी हो गया। अब आते हैं हम लोग, क्या बचा था यार, तो कोई एक मिनट मेरे को देखना, परमिबिलिटी। परमिबिलिटी, ठीक है, परमिबिलिटी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली परमिबिलिटी क्या होता है समझिएगा। हम आपको बोले कि यार हमको ना एक पानी वाला नारियल लेके आओ ना यार, पानी प्यास लग रहा है, ठीक है,
अब मेरे लिए एक तो थोड़ा पानी वाला नारियल लाओ, है ना, पानी वाला नारियल लेके आओ। तो बंदा पानी वाला नारियल लाया, है ना। अब एक आदमी आपके साथ तो था जो जिंदगी में कभी नारियल खोल के नहीं देखा है, जंगल से आया था वो आदमी। तो जब वो नारियल को फाड़ा गया ना और अंदर से पानी निकला, तो वो देख के चौंक गया कि अरे यार, ये क्या हो गया भाई, एक नारियल के अंदर से पानी, ऐसा कैसे हो सकता है, एक पत्थर के अंदर से पानी निकल रहा है। तो बिल्कुल ये जो एग्जाम्पल था, बिल्कुल बेतुका एग्जाम्पल था। इसके कहने का मतलब ये है, आप समझिए कि बहुत सारे ऐसे चट्टानें होती हैं, जब उस चट्टानों को हम माइनिंग करते हैं, खोदते हैं, तो जैसे नारियल के अंदर से पानी निकलता है ना नारियल फाड़ने के बाद, बिल्कुल वैसे ही पत्थर को तोड़ने के बाद अंदर में कहीं ना कहीं पानी स्टोर रहता है और वो पानी निकलता है। तो पानी देख के हम चौंक जाते कि अरे यार, पत्थर के अंदर से पानी निकल रहा है भाई, अरे गजब, ये पत्थर के अंदर में तो पानी रहता है। तो ऐसे पत्थरों को हम कहते हैं कि ये पत्थर परमिबिलिटी का कैरेक्टर रखते हैं। यानी ऐसे पत्थरवा को आप जब फाड़िएगा, ऐसा पत्थरवा को तोड़िएगा, खोदिएगा उस पत्थरवा को, तो उस पत्थरवा के अंदर से पानी निकलेगा। काहे काहे कि उसका जो लक्षण है, उसका जो आपका कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर ही है पानी को स्टोर करना, पानी को अपने अंदर समा लेना, छिपा लेना। ठीक है, इसी को बोलते हैं परमिबिलिटी, एक पत्थर का कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब ये जो परमिबिलिटी होता है वो दो प्रकार का होता है। परमिबिलिटी काहे होता है पहले समझिए। परमिबिलिटी इसलिए होता है क्योंकि पत्थरवा के अंदर में बहुत सारे छोटे छोटे वॉइड्स होते हैं। इसमें पोरोसिटी नेचर हो सकता है ना, हो सकता है पानी अंदर में ही कहीं ना कहीं बह रहा हो, एक दूसरे का छेदा कनेक्ट होके, ठीक है। या ये हो सकता है कि इसमें बहुत सारे वॉइड्स हों, ठीक है, और इसमें पानी कहीं ना कहीं तरीके से इसमें जा रहे हो और ट्रैप हो जा रहे हो, जाने के बाद इसमें जमा हो जा रहे हो, ट्रैप हो जा रहे हो, या फिर थोड़े बहुत मात्रा में पानी इसमें से बाहर भी निकल रहा हो, तो ज्यादातर पानी कहीं ना कहीं ट्रैप हो रहा है, ठीक है। ठीक। अब ये पानी में बहुत सारी चीजें निर्भर करती है, कि ये पानी है कि क्रूड ऑयल है, ठीक है ना। क्रूड ऑयल भी तो हमारा जमीन के नीचे पाया जाता है। जब हम जमीन के नीचे खोदते हैं समुद्र में, समुद्र के अंदर में जमीन के नीचे जब हम ड्रिलिंग करते हैं, तो हमारा क्रूड ऑयल तो वहीं से निकलता है। तो क्रूड ऑयल भी एक तरह का फ्लूइड ही है। क्रूड ऑयल क्या है, एक तरह का फ्लूइड ही है, जो कि इसी पत्थर के अंदर में ट्रैप होके रहता है, ठीक है। ऑयल सेल जिसको हम लोग बोलते हैं, ऑयल सेल बोलते हैं, है ना। यानी कि एक टाइप के पत्थर होते हैं चिपचिपे टाइप के, इसके अंदर में जो हमारा क्रूड ऑयल होता है वो छिप जाता है, रह जाता है। इसका भी कैरेक्टर होता है परमिबिलिटी का, ठीक है। तो परमिबिलिटी मतलब बुझ गए, एक तो पत्थर है जो पानी छिपा के रखता है, उससे पत्थर को बोलते हैं परमिबिलिटी कैरेक्टर। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है परमिबिलिटी से, तो ध्यान दीजिएगा। अब इसके दो टाइप होते हैं, पहला होता है इंट्रिंसिक परमिबिलिटी, दूसरा होता है हाइड्रोलिक परमिबिलिटी। इंट्रिंसिक परमिबिलिटी क्या होता है, हाइड्रोलिक परमिबिलिटी क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा करते हैं, इसको देहाती भाषा में, सिंपल भाषा में समझते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कोई मिट्टी है ना, या कोई चट्टान है, उसका बनावट पे ये डिपेंड करता है ना, कि इसमें पानी का लेना देना हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पानी गुजर रहा है कि नहीं हो रहा है, पानी इसमें ट्रैप हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली पानी के बारे में नहीं बताता इंट्रिंसिकली परमिबिलिटी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखो, समझो समझो। इंट्रिंसिक परमिबिलिटी और हाइड्रोलिक परमिबिलिटी है, कंडक्टिविटी लिखा गया बाबू सर, हाइड्रोलिक परमिबिलिटी, ठीक है। हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी भी होता है एक चीज, है ना। तो बेसिकली इंट्रिंसिक परमेबिलिटी होता है कि जब आपका कोई भी चट्टान है और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छेद हैं, ये उसमें से अगर पानी को छोड़ के कोई भी फ्लूइड बह रहा है, तो उसको हम लोग इंट्रिंसिक परमेबिलिटी के कैरेक्टर में रखते हैं। इसमें जनरली जो चीजें हैं वो ज्यादा विस्कस होती है, जैसे कि हमारा क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल हमारा ऐसे ही टाइप के पत्थर में पाया जाता है जिसमें इंट्रिंसिक परमेबिलिटी के कैरेक्टर्स होते हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े होल होने पड़ते हैं, बड़े बड़े ज्यादा बड़ा बड़ा छेद रहता है, क्योंकि इसमें ज्यादा विस्कस मटेरियल होता है। विस्कस मतलब समझिए, एक बार एक गिलास पानी आप डाल दिए हैं जमीन पे और एक तरफ एक गिलास शहद डाल दिए हैं जमीन पे, शहद को बहने में काफी समय लग रहा है, पानी झरझरा के बह जा रहा है, तो हम बोलेंगे जो शहद है ना भाई, शहद वो ज्यादा विस्कस होगा, ठीक है। शहद जो है वो ज्यादा विस्कस होगा, ज्यादा गाढ़ा होगा, ज्यादा मोटा होगा, ठीक है ना। और हाइड्रोलिक जो आपका परमिबिलिटी होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली पानी ही पास करता है, ठीक है। पानी ही हमारा पास करता है, ट्रांसमिट होता है यहाँ से, ठीक है। पानी ही हमारा ट्रैप हो जाता है। तो बेसिकली हमारा लिए परमेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। परमेबिलिटी क्या होता है आप समझ गए, चलिए बढ़ते हैं आगे। छूटा अब तो हो गया, हो गया, चलो ठीक है। अरे बाप, चलिए बढ़ते हैं आगे अगला टॉपिक के ऊपर में, ठीक। ओके, सिंपल भाषा में समझाते हैं हम आपको, ठीक है। एक काम करते हैं ना यार, थोड़ा देर के लिए इसको मिनिमाइज करते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं पहले, है ना, क्योंकि अगर बताने जाएंगे ना तो फिर बहुत दिक्कत होगा हमको समझाने में। समझिएगा, मान लीजिए एक तो पत्थर है बाबू, एक तो पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है,
ठीक है। ये पत्थरवा को हम ऊपर से पूरे दबा रहे हैं, पूरे जोर से दबा रहे हैं, इसके ऊपर में कोई मशीन रख के दबा रहे हैं, कोई भी चीज से दबा रहे हैं, ऊपर से दबा रहे हैं, नीचे से दबा रहे हो पत्थरवा को, है ना। ये साइड से भी दबा दे रहे हैं, जाओ इधर से भी दबा दे रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पत्थर को कंप्रेस कर रहे हैं। अब कंप्रेस चाहिए हम एक एक्सिस पे करें, दो एक्सिस पे करें, तीन एक्सिस पे करें, चारों तरफ से करें, कहीं से भी करें, हम बेसिकली इसको कंप्रेस कर रहे हैं। हम इसको क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्रेस कर रहे हैं, तो ऐसे में जो फोर्स लगेगा इस पत्थर के ऊपर में ना, एक टाइप का फोर्स लग रहा है। ऐसी फोर्स का हम नाम दे देते हैं स्ट्रेस। क्या नाम दे देते हैं, स्ट्रेस नाम दे देते हैं। और चूंकि हम कंप्रेस कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम पड़ जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस। क्या नाम पड़ जाएगा बाबू, कंप्रेसिव स्ट्रेस पड़ जाएगा नाम। हम क्या कर रहे हैं, उसको कंप्रेस कर रहे हैं, दबा दे रहे हैं। हम उसको क्या कर रहे हैं, दबा दे रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। बेसिकली हमारा जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस का मतलब होता है दबाव। क्या होता है इसका मतलब, दबाव। हम कहते हैं ना हमारे ऊपर बहुत स्ट्रेस है भाई, काम का बहुत दबाव है यार, माथा मत खराब करो, हमारे पास एक मिनट का फुर्सत नहीं है, मच्छर मारने का फुर्सत नहीं है, बाल खुजनाने का फुर्सत नहीं है, हमारे ऊपर बहुत दबाव है काम का, हमारे ऊपर बहुत स्ट्रेस है, ठीक है। तो जो स्ट्रेस होता है उसका मतलब होता है दबाव। हम किसी भी तरीके से उस पर फोर्स डाल रहे हैं तो उसको स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस जनरली हमारा रॉक मैकेनिक्स में तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। दूसरा हमारा होता है टेंसाइल स्ट्रेस, और तीसरा हमारा होता है शियर स्ट्रेस। इसको एक ना हम डायग्राम बना के समझा देते हैं। सबसे पहले कंप्रेसिव तो हमने आपको बुझा दिया। कंप्रेसिव क्या होता है बाबू, एक तो मान लीजिए कोई पत्थर है, कोई चट्टान है, उसमें हम कहीं से कंप्रेशन कर रहे हैं, कहीं से दबा रहे हैं उसको, तो हम कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। फिर हमारा होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस में हम बेसिकली क्या करते हैं, हम दबाते नहीं है, हम खींचते हैं बाबू। मान लीजिए कोई पत्थर, कोई रबड़ है ना, कोई रबर है, रबर, तो रबर को हम मान लीजिए दोनों तरफ से खींच रहे हैं, तो हमारा खिंचाव आ रहा है इसमें, तो इसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस बोलेंगे। इसमें जनरली दोनों तरफ से रॉक को खींचा जाता है। जो भी हमारा रॉक रहेगा वो दोनों तरफ से कहीं ना कहीं हमारा खींचा जाता है, तो इसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। फिर हमारा होता है एक शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस बेसिकली सरफेस के पैरेलल लगता है। मान लीजिए हमारा सरफेस है ना, सरफेस के ऊपर में कोई पत्थर लगा हुआ है, तो हमारा एक पैरेलल फोर्स लगेगा, सरफेस के ऊपर में कोई पैरेलल फोर्स लगेगा, ठीक है। या मान लीजिए दो सॉलिड ब्लॉक हमारा रखा हुआ है, दो चट्टाने रखी हुई हैं एक दूसरे के पास, तो एक अगर इधर फोर्स लग रहा है तो एक हमारा इधर फोर्स लग रहा है ना, ये दोनों एक डायरेक्शन में लग रहा है, तो बेसिकली हमारा शियर स्ट्रेस जो है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है ना, पैरेलल फोर्स लगाता है, ठीक है, पैरेलल फोर्स। तो इसको हम लोग बोलते हैं शियर स्ट्रेस, ठीक है। क्या समझा है, स्ट्रेस हो गया। चलिए स्ट्रेस बता दिए हम आपको। किताब का कुछ टेक्नोलॉजी वाला चीजें देख लेते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी टेक्निकल चीजें लिखी हुई है क्या, जस्ट अ सेकेंड। नहीं, कोई टेक्निकल चीजें नहीं है। अब देखिए जो स्ट्रेस है ना, इसी से बनता हमारा स्ट्रेन। स्ट्रेस जो है इसी से हमारा बनता है स्ट्रेन। मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक लंबा चौड़ा रबड़ है, ठीक है। रबड़ है, रबड़ की लंबाई हम देख रहे हैं, तो रबड़ की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। एक तो बच्चा के हाथ में ये रबड़ दे दिए, तो बच्चा क्या कर रहा है, रबड़ को बार बार खींच रहा है, एक लंबाई तक वो रबड़ को खींच दे रहा है ना, एक लंबाई तक रबड़ को क्या कर रहा है, खींच दे रहा है। तो खींच दे रहा है तो इसमें टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, फिलहाल तो अब स्ट्रेस लग रहा है, खींच दे रहा है। खींचने के बाद फिर इसको छोड़ रहा है, फिर खींच रहा है, फिर छोड़ रहा है, ऐसा ऐसा कर रहा है बार बार। तो देख रहा है एक टाइम के बाद कि हमारा जो 5 सेंटीमीटर का रबड़ था वो अब 6 सेंटीमीटर का हो गया है। माने हमारा जो रबड़ है उसकी लंबाई थोड़ी थोड़ी साइड से बढ़ गई है, माने समझिए आधा आधा सेंटीमीटर दोनों साइड से उसकी लंबाई जो है वो बढ़ गई है। यानी कि इसमें चेंज हो गया है, चेंज इन शेप हो गया है। किसके कारण, ड्यू टू स्ट्रेस के कारण। जो हम स्ट्रेस लगा रहे हैं इस पर, टेंसाइल टाइप के स्ट्रेस, इसके चलते जो रबड़वा है हमारा, वो रबड़वा का शेप जो है वो गड़बड़ा गया है, वो शेप जो है वो चेंज हो गया है। अभी यहाँ चाहे रबड़ का शेप बढ़ जाए, चाहे रबड़ का सेट घट जाए, यानी कि जो हमारा शेप था ओरिजिनल शेप उसमें चेंज आ गया है ड्यू टू स्ट्रेस। ऐसे टर्म को बोलते हैं स्ट्रेन। क्या बोलते हैं इसको, STRIN, स्ट्रेन बोलते हैं इसको, ठीक है बाबू। स्ट्रेन क्या होता है बूझ गए आप, स्ट्रेन मतलब चेंज इन शेप ड्यू टू, चेंज इन शेप, चेंज इन शेप ड्यू टू स्ट्रेस, इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन तो हो गया। स्ट्रेन का हम अब देखो, स्ट्रेन भी जनरली तीन टाइप के होते हैं। एक होता है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन, एक होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेन, और एक होता है हमारा शियर स्ट्रेन, ठीक है। शियर स्ट्रेन को हमारा शायद वॉल्यूमेट्रिक भी कहा जाता है। जस्ट अ सेकेंड, एक बार मुझे कंफर्म करने दीजिए
किताब देखकर मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ पढ़ाने आपको, ये गलत करता हूँ बट ठीक है, आदत है। तो आपको पढ़ना ही नहीं है यार, ठीक है। स्ट्रेन को बेसिकली जो शियर है उसको वॉल्यूमेट्रिक भी बोलते हैं, ठीक है, और टेंसाइल को लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं, है ना। ओके, तो याद रखिएगा बस, आपको हो गया। शियर स्ट्रेन को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी बोलते हैं, टेंसाइल को लॉन्गिट्यूडनल भी बोलते हैं, स्ट्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। इतना किताबों में इस तरह के से आपको नहीं समझाया है, लेकिन आपको समझना जरूरी था ऐसी चीजों को, ठीक है। अब आपसे कभी कभी ना स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस डायग्राम भी पूछ देता है, ठीक है। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम ऑफ ए मटेरियल, ऑफ ए रॉक, एनीथिंग जो आपको ठीक लगे। तो हम एक तो फोटो निकाल के रखे थे शायद, आप देखिए। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन डायग्राम में कुछ नहीं है बाबू, एक तरफ स्ट्रेन लिखिएगा, एक तरफ स्ट्रेस लिखिएगा, ठीक है। और आप स्टार्ट कीजिएगा जीरो से, कि भाई जैसे जैसे हम फोर्स लगाते हैं उसमें, वैसे वैसे उसका जो शेप होता है वो चेंज होते जाता है। जैसे जैसे हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, हमारा एक जो फोर्स है, मतलब जो हमारा चीज बॉडी का शेप है, पत्थर का जो शेप है, जैसे जैसे हम स्ट्रेस लगाएंगे वैसे वैसे एक पर्टिकुलर पॉइंट तक चेंज करता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक चेंज करता है। इस पर्टिकुलर लिमिट में जब रहता है ना, इस पर्टिकुलर लिमिट में जब वो रहता है, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? तो इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली आपका हुक्स हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है हमारा? हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, मतलब स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस, मतलब जैसे हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा जो रॉक है वो मतलब उसका शेप जो है वो चेंज हो रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना फिर वो फेल होने लगता है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो फेल होने लगता है, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो फेल होने लगता है। इसी में हमारा प्लास्टिक नेचर भी देखने को मिलता है, यानी कि अगर हम कुछ टाइम के बाद उसको छोड़ दें तो हमारा जो शेप है वो जैसा का तैसा रह जाएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। सबसे पहले तो उसमें उसको, जैसे हम आपको बताते हैं, एक रबड़ है मान लीजिए, ठीक है। ये रबड़ को हम खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, तो जैसे जैसे उस पर स्ट्रेस लगा रहे हैं वैसे वैसे वो उसका शेप चेंज हो रहा है। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर हम उसको छोड़ भी देंगे ना तो उसका शेप थोड़ा सा बदल चुका होगा। ऐसे चीज नेचर को हम बोलते हैं प्लास्टिक नेचर। उसको क्या बोलते हैं? प्लास्टिक नेचर। इलास्टिक नेचर क्या होता है? इलास्टिक नेचर मतलब इसको जैसे छोड़ते हैं हम, उसमें से स्ट्रेस छोड़ते हैं, ऑटोमेटिकली वो अपना ही फेज पे आ जाता है, जैसा था वैसा हो जाता है, तो उसको इलास्टिक नेचर बोलते हैं। और थोड़ा सा चेंज आ जाना को हम प्लास्टिक नेचर बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा डिफॉर्मेशन फेज आता है, मतलब और फोर्स लगाएंगे तो ये सीधा सीधे डिफॉर्म हो जाता है, टूट जाता है, रप्चर आने लगता है उसमें, ठीक है ना। के बाबू, चलिए अब कहाँ थे हम, आते हैं। तो बाबू अब कंप्रेसिव टेंसाइल शियर ये सब के बारे में आपको ज्यादा झंझट नहीं होगा समझने में। स्ट्रेस आपको समझ में आएगा, स्ट्रेन समझ में आएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम समझ में आएगा, इलास्टिक नेचर क्या होता है समझ में आएगा, प्लास्टिक नेचर क्या होता है वो समझ में आएगा, है ना। तो ये सब चीजें आपको समझ में आएगा। बेसिकली ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं कोई भी पत्थर का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती है ये सब चीजें, ठीक है ना। अब इसमें दो चार मॉड्यूलस है जो आपको रट लेना है, अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, रट ही लेना है, सिंपल। सबसे पहले एक होता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ठीक है। इसके बाद हमारा एक होता है शियर मॉडुलस। इसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में आप पहला वाला आप देख रहे होगा, बोल रहे होगे सर गलती लिख दिए हैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन नहीं होता, कुछ और होता है, ठीक है। अब यूनी एक्सियल होता है, ऐसे ऐसे करके लिखा जाता है, एक्सियल स्ट्रेन बाय एक्सियल स्ट्रेस। हम आपको बता रहे हैं ना, जो आप पहले लिखो तो सही। दूसरा में भी लिखिएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। अरे यार दूसरा वाला भी सेम हो गया, पहला वाला भी सेम हो गया, ऐसे कैसे भाई, है ना। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। जब आपसे यंग्स मॉडुलस पूछता है ना, तो ये पूछे चाहे शियर मॉडुलस पूछे, यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूछे, ये दोनों स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो ही होते हैं। अब इसमें दो अलग अलग टाइप के स्ट्रेन स्ट्रेस को हम लोग नापते हैं। अगर मान लीजिए हम यंग्स मॉडुलस नाप रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग एक्सियल स्ट्रेस वर्सेस एक्सियल स्ट्रेन को नापते हैं, ठीक है। स्ट्रेन में जनरली यूनी एक्सियल नापते हैं, यूनी एक्सियल ही होता है।
तो एक्सियल स्ट्रेस बाय एक्सियल स्ट्रेन को नापते हैं तो यंग्स मॉडुलस हो गया ये। जब और शियर मॉडुलस यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या हो जाएगा, तो जब हम लोग इसमें आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नापते हैं और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस नापते हैं, ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका शियर भी कह दो, शियर स्ट्रेन नापते हैं और शियर स्ट्रेन नापते हैं, स्ट्रेस नापते हैं, तो इसी को हम लोग शियर लिख दो, शियर आपको समझने में आसान होगा, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन स्ट्रेन, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। अब एक बार कभी कभी पूछा एग्जाम में है क्वेश्चन पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, पॉइजन्स रेशियो, तो पॉइजन्स रेशियो में क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो में हमारा होता है स्ट्रेन बाय स्ट्रेन, ठीक है। अभी स्ट्रेन बाय स्ट्रेन है, ठीक है, स्ट्रेन बाय और स्ट्रेन है ना, तो इसको आप कैसे समझेंगे मैं आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति था, वो व्यक्ति लेटा था, क्या था, वो व्यक्ति लेटा था, और लेटे लेटे वो व्यक्ति एक दिन लंबा हो गया। लंबा हो जाने का मतलब होता है मर जाना, स्वर्ग सिधार जाना, प्राण पखेरु उड़ जाना, ठीक है। तो लेटे लेटे लंबा हो गया बाबू, ये आदमी लेटे लेटे क्या हो गया, लंबा हो गया, है ना। तो लेटे लेटे क्या हो गया, लेटे लेटे लंबा हो गया, लॉन्ग हो गया, ठीक है। तो लेटरल लॉन्गिट्यूडनल। अब ये जो ट्रिक मैं आपको बताया हूं, आप भूलेंगे नहीं कि एक आदमी लेटे लेटे लंबा हो गया तो वो जहर खा लिया था, ठीक है, एक आदमी जहर खा के लेटे लेटे लंबा हो गया। पॉइजन का मतलब क्या होता है, जहर। तो एक आदमी जहर खा के लेटे लेटे लंबा हो गया, पहले जहर खाया फिर लेटा और लंबा हो गया, मतलब मर गया, वो खत्म हो गया, ठीक। ये याद रहेगा तो आपका ये वाला याद रहेगा, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, इसीलिए आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब ऐसे बहुत सारे जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, ये आपके डीजे देशमुख वॉल्यूम में नहीं है बाबू। आप ओवरमैन हैंडबुक खोजोगे उसमें नहीं है, जो बेसिक लेवल की किताबें हैं उसमें नहीं है, लेकिन ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछे जाते हैं। आज का जो दौर चल रहा है उसमें ऐसा ही समझ के चलिए कि जितनी चीजें आपके बेसिक लेवल की हैं, एडवांस लेवल की हैं, उनको आपको पढ़ के ही जाना है। जैसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको पढ़ के ही जाना है, ठीक है, उससे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो रॉक मैकेनिक्स मैं बेसिक लेवल का पढ़ा चुका हूं, अब एडवांस लेवल का पढ़ा रहा हूं। इसी तरह से इसके बाद मैं मेथड ऑफ वर्किंग पे जाऊंगा कि मेथड ऑफ वर्किंग में आसान लेवल का पढ़ा चुका हूं, फिर मैं डीप लेवल का पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऐसे कर करके कुछ सेलेक्टेड चैप्टर्स हैं जिसमें आपको थोड़े से डीप लेवल पे जाना पड़ता है, जैसे कि सपोर्ट, जिसमें रॉक मैकेनिक्स एंड स्टार्टर कंट्रोल। अब इसके बाद रॉक मैकेनिक्स के बाद मैं स्टार्टर कंट्रोल पे जाऊंगा, उसके बाद मेथड ऑफ वर्किंग पे जाऊंगा, उसके बाद एक्सप्लोसिव पे जाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद सेलेक्टेड ही कुछ चैप्टर्स हैं जिसपे आपको डिटेल में जाना है, एडवांस लेवल पे जाना है, बाकी डीजे देशमुख आपके लिए इनफ है, ठीक है। ओके, यहां तक आपका क्लियर हो गया बाबू। जस्ट अ सेकेंड, छूट तो नहीं गया, मेरे को देखना तो भाई, मेरे से कुछ छूट जाएगा ना तो वो मेरे लिए बड़ा अफसोस होता है। देखो प्रीवियस क्लास में तो मैं आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा चुका था। अब आप एक काम करना ना, आप ना सुनील कुमार सिंह का एक किताब है या एक गोराई है, ठीक है, या तो आपके पास एनसी दे अगर है ना, या तो आपके पास अगर अली मुर्तजा साहब का किताब है, या तो आपके पास कोई भी एडवांस लेवल का रॉक मैकेनिक्स का किताब है, तो उसको निकालो और निकाल के उसको रीडिंग डालो। और रीडिंग डालोगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें मैं करवा चुका हूं और कुछ चीजें मैं छोड़ा हूं। अब कुछ चीजें ऐसा छोड़ा हूं, जैसे आप बोलोगे सर थर्मल कंडक्टिविटी आप नहीं पढ़ा है, थर्मल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा है, तो थर्मल प्रोडक्ट प्रॉपर्टीज में क्या है ना, बहुत सारी फॉर्मूलेज हैं जो आपके काम का नहीं है, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है, क्या आपको कोई एग्जाम में स्पेसिफिक हीट निकालने बोला है? ये सब गेट के क्वेश्चन है बाबू, क्योंकि इस टाइप के जो न्यूमेरिकल होते हैं ना, इसके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर रिक्वायर्ड होता है। बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर का अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन वो देगा ही नहीं, है ना। तो जितने आपके एडवांस लेवल के हो सकते थे, है ना, वो सब चीजें मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। थोड़े बड़े अगर चीजें बच गई होंगी तो जब हम क्वेश्चन करेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन, जब एडवांस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। हालांकि एमसीक्यू क्वेश्चन का सीरीज मैं अभी रोका था इसीलिए क्योंकि मुझे टेस्ट बनाना था, टेस्ट बनाने में मुझे बहुत समय लगा। अभी मैं 32-33 क्वेश्चन का टेस्ट दे चुका हूँ ऑलरेडी, और कुछ क्वेश्चन मैं बना के रख चुका हूँ, है ना। टाइपिस्ट को दे दूंगा तो वो टाइप कर देगा, वो बड़ी चीजें नहीं है, मेरे पास बन गया है तो वो कर देगा फेज बाय फेज। मतलब आपका जो टेस्ट है वो ऑब्वियस सी बात है, आपको टेस्ट में कम से कम 70 का सोचा हूँ बाबू, ठीक है, 70 टेस्ट का सोचा हूँ। और क्लास में है आप अगर, तो क्लास में तो खैर टेस्ट का उतना लिमिट नहीं है, ठीक है। अगर लिमिट मान लीजिए मैं किसी में किया भी हूँ तो वो मैं बढ़ा दूंगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए।
सर्वर पे लोड ना पड़े, इसीलिए एक बार में अनलिमिटेड नहीं कर सकता हूँ, बट धीरे-धीरे फेज़ बाय फेज़ उसको हटाते चला जाऊँगा, तो आपके लिए टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है? जो क्लास में है उसके लिए तो टेंशन नहीं रहेगा। चलिए, आज आपका रॉक मैकेनिक्स जो एडवांस टॉपिक्स थे, वो समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग स्टार्टर कंट्रोल नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे और उसके बाद हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जस्ट अ सेकंड। अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसके लिए आपको प्ले स्टोर ऐप पे जाना है। प्ले स्टोर पे जाके आपको ब्लैक डायमंड का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद 5 स्टार रेटिंग है, ब्लैक डायमंड का ये लोगो है, आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद वहाँ पे जाके आपको माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन बैच यानी एमसीएल प्लस एसएससीएल बैच C16 परचेज कर लेना है। अगर आप क्लास लेना चाहते हैं, वीडियो लेक्चर्स वगैरह सब कुछ मिलेंगे इसमें। बेसिक लेवल की चीजें तो मैं इसमें डाल ही चुका हूँ, अब एडवांस लेवल पे मैं आया हूँ और एडवांस लेवल की जितनी भी चीजें हैं वो मैं कवर करूंगा। साथ ही साथ आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा बहुत सारे सेलेक्टेड टॉपिक का, ठीक है ना? बाकी जो टेस्ट में डाला हूँ जो इजी है उसके लिए आपको तो मैं दे ही दूंगा मटेरियल, लेकिन जो आपका हार्ड है जिसमें आपके पसीने छूट जाते हैं, हाड़ कप-कपाते हैं, वैसे क्वेश्चन तो मैं ज़रूर डिस्कस करूँगा आपके साथ ऑनलाइन क्लास में, लाइव क्लास में डिस्कस करूँगा, ठीक है? और अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का आपका प्राइस फिलहाल ₹800 है, इसमें सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगे, ठीक है? माइनिंग सरदार ओवरमैन बैच मिलेंगे, तो इसमें चैप्टर वाइज़, टॉपिक वाइज़ टेस्ट सीरीज़ है, मॉक टेस्ट भी मिलेगा, पीवाईक्यू भी मिलेगा, सब कुछ आपको मिलने वाला है। अगर आप लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द ले लेंगे, ठीक है? क्योंकि आपका जो बैचेज़ है, बैचेज़ में जॉइनिंग मैं बंद करने वाला हूँ, टेस्ट सीरीज़ तो आपका रहेगा ही, लेकिन बैचेज़ में जॉइनिंग जो है वो बंद करूँगा क्योंकि लास्ट-लास्ट में लोग आते हैं, का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, लास्ट-लास्ट में अगर आएँगे तो वो कितना कर पाएँगे अगर लेक्चर से करना चाहेंगे तो, इसीलिए मैं इसको बंद कर दूँगा, जॉइनिंग बंद कर दूँगा, बैच तो आपका चालू ही रहेगा, जॉइनिंग जो नए बच्चे आएँगे उसके लिए बंद रहेगा। पुराने बच्चे का क्लासेस मैं कराता रहूँगा, रिवीजन वगैरह कराता रहूँगा, क्योंकि इससे कहीं न कहीं मुझे भी फ़र्क पड़ता है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।